रविंद्रनाथ 1884 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की तरफ ध्यान न देकर श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति ज्यादा समय देने लगे। युवा शिष्य ने गुरु की समर्पित भाव से देखभाल की। घर में गरीबी और खुद के लिए नौकरी खोजने में असमर्थता के बावजूद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों के समूह के नेता के रूप में पहचान बनाने में सफल हो गए। पढ़ने में तो वह तेज थे और ऊपर से गुरु का पूरा आशीर्वाद मिला। श्री रामकृष्ण ने इन सभी शिष्यों में त्याग की भावना और एक दूसरे के लिए भाईचारे का प्रेम डाला। एक दिन उसने उनमें गेरुआ वस्त्र बांटकर उन्हें भीख मांगने को भेजा। इस प्रकार उन्होंने स्वयं एक नई मठ व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने नरेंद्र को नए मठ के गठन के बारे में कुछ विशेष निर्देश दिए। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके गुजर जाने के बाद उनके 15 युवा शिष्य बारानगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे। उत्तरी कोलकाता में नरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने एक नया मठ बनाया और 1887 में उन्होंने सन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली, जिससे नए नाम ग्रहण किए गए। नरेंद्र अब स्वामी विवेकानंद बन गए। साथियों, अब हम गुरुदेव के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। क्या आप लोग मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हैं? हाँ, हम सब आपके विचार से सहमत हैं। हमारे सामने अब हमको राह बताने वाला कोई नहीं है। अब गुरुदेव जी भी नहीं रहे। हम सबको गुरु माँ की भी देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ स्वामी जी, ये आपने 100% सही बात कही है। हमारे सामने कोई साधन नहीं है। हमको भिक्षाटन करके ही अपना और गुरु माँ का ख्याल रखना होगा। खर्च चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। हाँ स्वामी जी, आपकी बात सच है। हम सबको आपके नेतृत्व में काम करना होगा। हम सब आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा मार्ग कठिन है और हमको इसी रास्ते चलना होगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये तो है। आपका कहना सही है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां आएंगी। कई बार हमको भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता है। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हम किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। जय गुरुदेव। विवेकानंद ने भारत और शेष विश्व के संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों के बारे में सोचा। वर्तमान युग के भविष्यवक्ता के रूप में आधुनिक दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए श्री रामकृष्ण का क्या संदेश था? इस प्रश्न और उनकी स्वयं की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जागरूकता ने स्वामी जी को इस विशाल संसार में जाने के लिए प्रेरित किया। सन 1890 के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी, उनकी गुरु मां शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, जो उस समय कोलकाता में रह रही थी, स्वामी जी ने बारानगर मठ छोड़ दिया और भारत भ्रमण की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने गरीबी, बीमारी, असमानता, अशिक्षा और महिलाओं की जो बुरी दुर्दशा देखी, उसके बाद स्वामी जी को एक बात स्पष्ट हो गई कि शिक्षा के प्रसार और गरीब जनता तथा महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए समर्पित लोगों के एक कुशल संगठन की आवश्यकता थी। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, हमको एक ऐसी मशीनरी को गति देना है जो सबसे गरीब और समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों के दरवाजे तक अच्छे विचार ला सके। इसके लिए आपके पास क्या विचार है? हम एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जो युवाओं को साथ लेकर समाज में गरीबी, बीमारी, असमानता, अशिक्षा और महिलाओं की बुरी हालत में उनकी सेवा और सहायता कर सके। इस मशीनरी के रूप में काम करने के लिए स्वामी जी ने विदेश से लौटने के बाद सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके प्रमुख उद्देश्य भिक्षु और आम लोग संयुक्त रूप से व्यावहारिक वेदांत का प्रचार करें और समाज सेवा के विभिन्न रूप जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास चलाना, ग्रामीण विकास केंद्र चलाना आदि कार्यक्रम शामिल थे। रामकृष्ण मिशन भारत और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं से पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य करता रहा। सन 1898 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने
गंगा हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हावड़ा जिले के बेलूर नामक स्थान पर भूमि का एक बड़ा भूखंड अधिग्रहित किया, जहां मठ के लिए एक स्थायी निवास बना लिया और कुछ समय के बाद इसे रामकृष्ण मठ के रूप में पंजीकृत किया। यहां से स्वामी जी ने मठवासी जीवन का एक नया सार्वभौमिक पैटर्न स्थापित किया, जो प्राचीन मठवासी आदर्शों को आधुनिक जीवन की स्थितियों के अनुकूल बनाता है, जो व्यक्तिगत रोशनी और सामाजिक सेवा को समान महत्व देता है और जो धर्म, जाति या जाति के भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुला रहता है। स्वामी विवेकानंद के विदेश प्रवास के दौरान बहुत से विदेशी नागरिक, जिसमें पुरुष और महिलाएं, उनसे प्रभावित हुए और उनके मिशन के काम करने के लिए समर्पित हो गए। इन लोगों ने कोलकाता आकर समाज सेवा के बहुत से काम शुरू किए। इनमें से कुछ प्रमुख उनके शिष्य या समर्पित मित्र बन गए। उनमें मार्गरेट नोबेल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई, कैप्टन और श्रीमती सेवियर, जोसेफिन मैक्लियोड और सारा चैपमैन बुल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सिस्टर निवेदिता ने कोलकाता में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी के कई भारतीय शिष्य भी थे, जिनमें से कुछ आगे चलकर रामकृष्ण मठ में शामिल हो गए और सन्यासी बन गए। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का सबसे अनूठा योगदान भारतीय लोगों के मन को दबे कुचले लोगों के प्रति उनके कर्तव्य के प्रति खोलना था। भारत में कार्ल मार्क्स के विचारों के आने से बहुत पहले स्वामी जी ने देश के उत्पादन में श्रमिक वर्गों की भूमिका के बारे में बहुत व्यापक बात की थी। स्वामी जी भारत के पहले ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने सामान्य जनता, गरीबों, मजदूरों और किसानों के अपलिफ्टमेंट यानी कि उत्थान के लिए बात की। उन्होंने सेवा का एक निश्चित दर्शन तैयार किया और बड़े पैमाने पर समाज में सेवा करने के लिए तमाम आयोजन किए। समाज में सेवा और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विवेकानंद ने भारत के तमाम शहरों में रामकृष्ण मिशन के मठ स्थापित किए, जहां शिक्षा, चिकित्सा, सेवा और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के प्रकल्प चलाए। मजदूरों के लिए सेवा और सहायता के कार्यक्रमों का आयोजन किया। किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। समाज में जो कुलीन और संपन्न वर्ग यानी एलीट क्लास को गरीबों, भूखे, बीमार और असहाय लोगों की मदद करने के लिए तैयार किया। उनके इन विचारों से बहुत से साहूकार और उद्योगपति लोगों ने स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर रामकृष्ण मिशन को जमीन, धन और संसाधनों से मदद की। गरीबों की सेवा को विवेकानंद ने नर सेवा, नारायण सेवा नाम दिया और लोगों को दरिद्र नारायण की सेवा करने अर्थात गरीबों की सेवा करने के लिए तैयार किया। भारत और विश्व के दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति में स्वामी विवेकानंद के योगदान का आकलन करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने कहा, आने वाली शताब्दियों में विवेकानंद को आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। आधुनिक दुनिया में स्वामी विवेकानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक यह है कि धर्म की उनकी व्याख्या पारलौकिक वास्तविकता के सार्वभौमिक अनुभव के रूप में है, जो सभी मानवता के लिए सामान्य है। स्वामी जी ने कहा, धर्म उतना ही वैज्ञानिक है जितना स्वयं विज्ञान। धर्म चेतना का विज्ञान है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु पूरक है। विवेकानंद के अनुसार वर्तमान युग मानवतावाद का युग है, जो मानता है कि मनुष्य की सभी गतिविधियों और सोच का मुख्य केंद्र मानव सेवा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य ने बहुत समृद्धि और शक्ति प्राप्त की है, लेकिन मनुष्य का पतन भी तेजी से हो रहा है। जैसा कि आधुनिक समाज में टूटते हुए घरों, अनैतिकता, हिंसा, अपराध आदि में भारी वृद्धि से देखा गया है। विवेकानंद की अवधारणा इस गिरावट को रोकती है। वह मानवीय रिश्तों को दिव्य बनाती है और जीवन को सार्थक और जीने लायक बनाती है। स्वामी जी ने आध्यात्मिक मानवतावाद की नींव रखी है। स्वामी विवेकानंद ने वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखा दिया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह उन्होंने शेष विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पश्चिम में
भारत के पहले महान सांस्कृतिक राजदूत थे। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी मानवतावाद को भारतीय लोकाचार के अनुकूल बनाना भी सिखाया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और महिलाओं के लिए न्याय और महिलाओं के सम्मान के लिए समाज को काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि असंख्य भाषाई, जातीय, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत में अनादिकाल से सांस्कृतिक एकता की प्रबल भावना रही है। उन्होंने संस्कृति के प्रचार प्रसार से एक राष्ट्र के रूप में एकता की भावना को स्पष्ट रूप से परिभाषित और मजबूत किया। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश की महान आध्यात्मिक विरासत की उचित समझ दी और उन्हें अपने अतीत पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने ही कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति की कमियों और इन कमियों को दूर करने के लिए भारतीयों के योगदान की आवश्यकता बताई। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत को एक वैश्विक मिशन वाला राष्ट्र बना दिया। स्वामी विवेकानंद के मिशन का उद्देश्य एकता की भावना, अतीत पर गर्व, इन पर बल देता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रतिष्ठित नेताओं ने स्वामी जी के प्रति भावना व्यक्त करते हुए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अतीत में निहित भारत की प्रतिष्ठा में गर्व से भरे विवेकानंद अभी तक जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में आधुनिक थे और भारत के अतीत और उसके वर्तमान के बीच एक तरह का पुल थे। स्वामी विवेकानंद ने निराश हिंदू मन के लिए एक टॉनिक के रूप में और इसे आत्मनिर्भर बनाना और अतीत पर गर्व करना सिखाया। जब स्वामी विवेकानंद ने एक भिक्षु के रूप में भारत भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में गरीबी, असमानता और अपने ही देश में अपने ही लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। विदेशी शक्तियों के द्वारा तो भारतीयों का अपमान जगह जगह होता था। ऊपर से अपने ही देश में दो वर्ग बन चुके थे, एक निम्न वर्ग और दूसरा तथाकथित उच्च वर्ग, यानी कि सो कॉल्ड हायर क्लास। निम्न वर्ग की दशा बहुत ही दयनीय थी। उनको एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। कोई कितनी भी मजदूरी करे, परंतु उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जो खेतों में काम करने वाले किसान थे, उनका भी हाल बहुत बुरा था। भारत भ्रमण के समय यह सब देखकर उनका मन बहुत द्रवित हुआ और उन्होंने इस दशा में सुधार करने के लिए मन में ठान लिया। उनके विचार थे कि लोगों में गरीबी, भूखमरी और असमानता को शिक्षा के द्वारा खत्म किया जा सकता है। अब उनका लक्ष्य भारतीयों का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाना और भारत को दुनिया के प्रगतिशील देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना ही बन गया था। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र की प्रगति के लिए औद्योगिक जगत में औद्योगिक क्रांति करने के लिए भी एक विचार बनाया। 31 मई सन 1893 को जापान के योकोहामा से कनाडा के वैंकूवर जाने वाले स्टीमर में जमशेदजी टाटा की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। जमशेदजी शिकागो में एक औद्योगिक प्रदर्शनी के लिए जा रहे थे, जबकि स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इससे पहले वो कुछ समय के लिए जापान में रुके थे। वहीं पर उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई थी। दोनों लोग एक ही होटल में रुके हुए थे। जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद के बारे में पहले से काफी कुछ सुन रखा था और स्वामी विवेकानंद ने भी औद्योगिक क्रांति का विचार लाने के समय भारत के उद्योगपतियों में जमशेदजी टाटा का नाम सुना हुआ था, परंतु कभी उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी। जापान के इस होटल में इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और आगे अमेरिका यात्रा में जहाज पर उन लोगों की बहुत लंबी बातचीत भी हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के विचारों को समझा और एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। दोनों के लक्ष्य एक ही थे कि कैसे भारत को उसका खोया गौरव वापस दिलाया जाए और भारतीयों की अस्मिता, आत्मसम्मान और वैभव वापस दिलाया जा सकता है। नमस्कार जमशेदजी टाटा, मैंने आपके बारे में भारत में बहुत सुना है। नमस्कार स्वामी जी, मैंने भी आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। आप एक युवा सन्यासी हैं। कैसे आपने पूरे भारत का भ्रमण किया? आपके बारे में लोगों से चर्चा में काफी कुछ सुनने को मिला। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। हाँ, मैंने भारत का भ्रमण किया है।
5 वर्ष तक पूरे भारत का कोना कोना, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मैं घूमा हूं। मैंने वहां बहुत गरीबी, असमानता, अशिक्षा, लाचारी, बीमारी और भूखमरी देखी। मैंने देखा कैसे अपने ही लोग अपने लोगों का दमन करते हैं। विदेशी ताकतें भी हमारे लोगों का कितना शोषण और उनके प्रति अन्याय करती है, परंतु हमारे लोग उनका कुछ भी विरोध नहीं कर पाते हैं। इस सब से मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ कि कैसे हमारे वैभवशाली भारत में लोग इतने गरीब और असहाय हो गए। उनकी यह दशा कैसे हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? स्वामी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शिकागो जा रहा हूं। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी शिकागो जा रहा हूँ। आपकी शिकागो यात्रा का उद्देश्य क्या है? मैं शिकागो में एक और संसद में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। और आपकी शिकागो यात्रा का क्या उद्देश्य है? मैं शिकागो में औद्योगिक प्रदर्शनी एग्जीबिशन देखने जा रहा हूँ और उसमें से कुछ उन्नत तकनीकी मशीनरी भारत में अपने स्टील कारखाने के लिए पसंद करने जा रहा हूँ। मैं भारत में एक स्टील कारखाना लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी की जरूरत है, जिसके लिए मैं शिकागो के इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूं कि भारत में नए नए कारखाने लगे, नए नए उद्योग लगाए जाएं, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो। इससे लोगों की गरीबी दूर होगी और उनके अंदर आत्मविश्वास भी जगेगा। आपका कहना सही है स्वामी जी। हम भी यहाँ यही चाहते हैं कि भारत में कुछ नए कारखाने लगाए जाए, जिससे भारत की प्रगति हो और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो। आपका उद्योग, स्टील उद्योग कारखाना तो बहुत बड़ा होगा। मेरे विचार से हमारे देश को छोटे छोटे लघु उद्योगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे लोगों को अपने घर के आसपास रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर और अच्छा होगा। आप जापान से माचिस क्यों मंगाते हैं? आप माचिस के लिए अपने देश में कारखाने क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये आपकी बात बहुत सही है स्वामी जी। बड़े उद्योगों के साथ साथ हमें छोटे छोटे उद्योग भी लगाने चाहिए। आपके माचिस जापान से आयात करने की बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहूंगा कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों का बाहर से आयात करना बंद करें। हम स्वयं अपने देश में इनका उत्पादन करें। इससे हमारा देश और हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर होंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य करें, जिससे कि हम बाहर की चीजों को आयात करने के बजाय हमारे देश में ही हम उन चीजों का निर्माण कर सके। हाँ, मैं आपकी इस बात से भी प्रभावित हूँ। मुझे अपने ही देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए और स्वयं रिसर्च करना चाहिए। इससे हम विदेशी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपने उपकरण स्वयं बना सकेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे। भारत के इन दो महान दिमागों के मिलन ने, जिसमें से एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, दूसरा भारत के औद्योगिकरण में एक नेता के रूप में एक नया इतिहास बना दिया। विवेकानंद ने जमशेद जी को उन अनुभवों के बारे में बताया जो उन्होंने सत्य की खोज में एक भटकते साधु के रूप में भारत की लंबाई और चौड़ाई नापने में अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किए थे। उन्होंने विदेशी शक्तियों के हाथों अपने साथी भारतीयों के निरंतर उत्पीड़न और दमन के बारे में बात की और कैसे चीन की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध मठों में कई संस्कृत और बंगाली पांडुलिपियों को देखा था। उन्होंने समझाया कि उनकी आस्था को पश्चिम तक ले जाना और विश्व के प्रमुख धर्मों के बीच एकता का आह्वान करना विश्व धर्म संसद में उनकी यात्रा का मिशन था। सन 1897 में जब स्वामी विवेकानंद भारत वापस आए, तब उनको जमशेद जी टाटा का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने रिसर्च सेंटर खोलने के लिए स्वामी जी से सहायता मांगी थी। इसके लिए स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता को जमशेद जी टाटा के पास भेजा था और उन्होंने मिलकर शोध संस्थान की विस्तृत योजना तैयार की। जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई और 2 साल बाद जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई। इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह योजना 5 साल बाद साकार होगी। सन 1909 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ था और 1911 में इसका नाम बदलकर
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc कर दिया गया। आज यह भारत गौरव का जीता जागता उदाहरण है और दुनिया के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक, धर्म की व्याख्या पारलौकिक वास्तविकता के सार्वभौमिक अनुभव के रूप में किया है और कहा कि यह मानवता के लिए सामान्य है। स्वामी जी ने यह दिखाकर आधुनिक विज्ञान की चुनौती का सामना किया कि धर्म उतना ही वैज्ञानिक है जितना स्वयं विज्ञान। धर्म चेतना का विज्ञान है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। स्वामी विवेकानंद की यह सार्वभौमिक अवधारणा धर्म को अंधविश्वासों, हठधर्मिता, पुरोहितवाद और असहिष्णुता की पकड़ से मुक्त करती है और धर्म को सर्वोच्च और महानतम खोज बनाती है। सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च आनंद की खोज। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान भारतीयों के मन को दबे कुचले लोगों के प्रति उनके कर्तव्य के प्रति खोलना था। भारत में कार्ल मार्क्स के विचारों के आने से बहुत पहले स्वामी जी ने देश के संसाधन और उत्पादन में श्रमिक वर्गों की भूमिका के बारे में बात की थी। स्वामी जी भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने जनता के लिए बात की, सेवा का एक निश्चित दर्शन तैयार किया और बड़े पैमाने पर समाज सेवा का आयोजन किया। उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योगों पर जोर देकर यह कहा था कि इससे गरीब, कमजोर और दलित वर्ग के लोगों का शोषण रुकेगा और उनका उत्थान होगा। आज के समय में यह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिए वह महान है। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्राप्त किया है।